नमस्कार। गए थे लंगर खाने, अंदर पहुंचे तो पूड़ी खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। चौबे जी छब्बे बनने चले थे, दुबे बन गए। आरएसएस के साथ बार बार यही हो रहा है और इस बार मोहन भागवत का प्रोग्राम जैसे आरएसएस के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। गए तो ये थे हम वहाँ पर जाएंगे, भागवत जी बड़े मंच पे बैठेंगे मेडिसन स्क्वायर पे, भागवत जी बहुत बड़े आदमी हैं, सरकार बनाई है, मंत्री बनाया लोगों को, सब लोग। और वहाँ पे जो आरएसएस के अमेरिका में लोग हैं वो सब भागवत को मस्का लगाना चाहते थे। भागवत जी बैठेंगे मस्त होके मंच पे, भाषण देंगे, भाई साहब खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद दे देंगे तो कुछ मिल जाएगा, इस टाइप का। पर भागवत जी के लिए और आरएसएस के लिए भागवत का ये दौरा एक बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ है और एक बड़ा नुकसान आरएसएस का इससे सामने आया है। आरएसएस लगातार अमेरिका को किस तरह से प्लीज करने की कोशिश कर रही है, अमेरिका में अपनी छवि सुधारने के लिए लगी हुई है, अमेरिका में अपने टेंटिकल्स बढ़ा रही है। और उसके बीच में टेंटिकल्स कैसे बढ़ा रही है, कल का वीडियो मैंने आपको बताया था। ऐसे के बीच में मोहन भागवत जा रहे हैं, 100 साल आरएसएस के होने वाले हैं। अचानक 1 2 3 4 5 6 झटके पे झटके लग रहे हैं। तो हुआ क्या है, कैसे कैसे रायते आरएसएस की किस्मत में लिखे हैं इस अगस्त के महीने में 2026 के, आज इसी पे बात करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि भारत में अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ये मेरी धारणा है। बहुत ज़्यादा भारत में दखलंदाजी अमेरिका की है। मेरा ये मानना है कि जब तक मनमोहन सिंह जी सशक्त थे, हाथ पांव उनके चलते थे, तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री थे। जब वीक होने शुरू हो गए तो मोदी जी को तेज़ी से एक रैंपिंग मिली, वो सामने आए। और अब मोदी जी के रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है तो इस बात को लेकर संघर्ष चल रहा है कि मोदी जी के बाद राहुल गांधी आएंगे या नहीं आएंगे। राहुल गांधी की पोजीशनिंग बहुत तेज़ी से बदल रही है। राहुल गांधी अब पीएम पद के गंभीर उम्मीदवार के तौर पे उभर कर सामने आ गए हैं। ये एक भारत की दशा है, ये मेरा असेसमेंट है। तो ये माना जा रहा है, मैंने आपको बताया था पहले, चैथम हाउस का गुप्त इवेंट जो एक अंदर कमरे में होता है जिसके बारे में बाहर बात नहीं होती है, और बहुत सारी चीज़ें राहुल गांधी के अलग अलग समय के यूके के दौरे, यूएस के दौरे, उन सब के जो आउटकम आए थे उस वक्त, जो सिचुएशन आई थी, तब भी मैं अपना एनालिसिस मैंने आपको दिया था और आपको बताया था कि राहुल गांधी की पोजीशनिंग भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पे होती दिख रही है। तो भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं, चूँकि अमेरिका महाशक्ति है और आप देख रहे हैं दुनिया भर में सरकारें बदलती रहती है। आपने देखा कैसे वेनेजुएला में बदल दिया, कैसे ईरान में कोशिश की, कैसे हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी को मारा। मैं ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका ने मार दिया, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये आशंकाएं व्यक्त की हैं। भारत के शीलभद्रिया जी जैसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी, जिनका डाक टिकट निकला जिनके ऊपर, उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं डिटेल में कि तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड के देशों में किस तरह अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहता है। उनकी जो किताब थी उसमें उन्होंने बाकायदा बताया था, और उसका जो हिंदी अनुवाद था उसका शीर्षक ये था कि इंदिरा गांधी की हत्या में सीआईए का हाथ। यानी भारत में एक बड़ा इन्फ्लुएंस अमेरिका का होता है, ऐसी एक धारणा सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की है। तो जैसे जैसे मोदी जी के अवसान का काल आ रहा है, मोदी जी के उम्र हो रही है और उनके प्रधानमंत्री पद से जाने की बातें हो रही हैं, वैसे वैसे एक कोशिश हो रही है कि अमेरिका का आशीर्वाद मिल जाए और आरएसएस फिर किसी अपने आदमी को रख सके। पर पहले मोदी ने जिस तरह से चीज़ों को किया, मोदी जी की वहाँ ट्रेनिंग हुई थी, मोदी जी की अनेक यात्राएं, बहुत सारी फ्रीक्वेंट यात्राएं जिन पे लोगों ने सवाल हुए, बहुत सारी चीज़ें थीं जिनके कारण मोदी जी आरएसएस की जनरल इमेज से एक अलग अपनी भी पैठ रखते थे। भले ही अलग बात है कि वो आरएसएस ने उनको प्रतिनिधि बनाया होगा, क्या बनाया होगा, ये भी अनुमान की बात है।
ये धारणाएं हैं, क्योंकि इनको सिद्ध किया ही नहीं जा सकता, इसलिए मैं इसको धारणा ही कहना चाहूँगा। अब सिचुएशन ये हो रही है कि जब ये बदलाव का दौर आ रहा है तो आरएसएस के अंदर एक छटपटाहट है। छटपटाहट ये है कि अगर रिजीम बदला, अभी तक आरएसएस के पास में एक ताकत नहीं थी, तो आरएसएस खुलकर सामने नहीं आया था और देश ने आरएसएस को उस तरह पहचाना नहीं था। अब जैसे आरएसएस सीधे चुनावों में कूदी है, अब ये पॉलिटिकली न्यूट्रल फोर्स बनने के बजाय वो बीजेपी बन गई, बीजेपी का हिस्सा बन गई। उसके स्वयंसेवक जाके चुनाव के टाइम पे प्रचारों में हिस्सा लेते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन में ये समझ सकते हैं कि अब आरएसएस एक्सपोज्ड है। आरएसएस क्या है ये भारत में स्पष्ट है। अब वो दोहरापन नहीं चल सकता कि आरक्षण के नाम पे कुछ, अभी यूजीसी के नाम पे कुछ हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सन 2000 में प्रमोशन में आरक्षण को और मजबूत कर गए, और तमाम सारे जो आरएसएस के फॉलोअर हैं वो ये मानते हैं कि बीजेपी की सरकार और ये सब जो है वो सवर्णों के हितैषी हैं और आरक्षण के विरोध हैं। मोहन भागवत कुछ बोलते हैं। बहरहाल ये पूरी भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। ये भारत समझ गया है काफ़ी हद तक इस बीच में। ऐसे में आरएसएस अमेरिका के अंदर अपनी पैठ बनाती है। मैंने आपको बताया था कैसे तुलसी गाबार्ड, कल का वीडियो आप देख लीजिएगा। तुलसी गाबार्ड जो वहाँ की इंटेलिजेंस चीफ हैं, उनको आरएसएस ने पूरी तरह से अपने साथ जोड़ लिया था, उनकी फंडिंग की, वो बड़ी नेता बनी, तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है आरएसएस का था। आरएसएस का एक पूरा नेटवर्क है अमेरिका में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम कल बात कर चुके हैं। ऐसे में कुछ चीज़ें और निकल के आती हैं, जैसे कि एक मामला था आरएसएस का। आरएसएस ने अमेरिका की एक लॉबिंग फर्म को हायर किया। अब लॉबिंग फर्म ये होती है कि वो आपसे पैसे लेती है और फिर आपसे पैसे लेने के बाद वहाँ के सत्ता तंत्र के अंदर वहाँ पर ये दलाली मान्य है, तो सत्ता की दलाली करती है और आपके संबंध बनवाती है, सब कुछ करती है, आपकी बातें रखती है, आपकी एडवोकेसी करती है। यानी वहाँ के सत्ता तंत्र के अंदर, वहाँ के प्रभावशाली लोगों के अंदर आरएसएस को सेट करने, छवि, भाई तुम राष्ट्रवादी संगठन हो, तुम्हें अमेरिका को खुश करने में इतनी क्यों रुचि है, ये प्रश्न तो मन में आना चाहिए। तो जो लॉबिंग फर्म थी वो सारी की सारी उन्होंने वहाँ पे लॉबिंग फर्म को हायर किया। नाम था स्क्वायर पैटर्न बॉक्स, उसका नाम सामने आया। उसकी जो फाइलिंग्स थी, हर लॉबिंग फर्म को अपनी फाइलिंग्स देनी पड़ती है, उसमें बाकायदा कहा गया कि उसको $3,30,000 से ज़्यादा दिए गए हैं और अमेरिकी अधिकारियों के सामने आरएसएस को इंट्रोड्यूस कराना, आरएसएस से परिचय कराना। लॉबिंग फर्म का काम यही है, और ताकि एक आउटरीच बने अमेरिका और इनके रिश्ते के नाम पे। ये उसने अपने डिस्क्लोजर में लिखा। जब लिखा तो सरकार ने, तो आरएसएस ने कहा कि भाई हमारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है, ना हमने दिया था, वगैरह वगैरह। ज़्यादा कंट्रोवर्सी, क्योंकि पेमेंट सीधे आरएसएस ने नहीं किया था, पेमेंट किसी और ने किया था, थर्ड पार्टी ने, आरएसएस के संबंध बनाने के नाम पे। आरएसएस तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि आरएसएस का ना तो खाता होता है, ना रजिस्ट्रेशन है, ना कुछ है। तो ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शोखी, ज़रूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। तो कुल मिला के आरएसएस ने बड़ा साफ साफ कह दिया कि भैया हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमने लॉबिंग फर्म हायर नहीं की। हायर क्या, तुम गुटखा नहीं खरीद सकते हो, तुम मूंगफली नहीं खरीद सकते हो आरएसएस के अकाउंट से, क्योंकि आरएसएस का अकाउंट ही नहीं है। खैर, बाद में एक आश्चर्यजनक चीज हुई। इस लॉबिंग फर्म ने अपने उस स्टेटमेंट को, उस फाइलिंग्स को बदल दिया और उसमें कुछ नाम और कर दिया और कारण कुछ और कर दिया और हटा दिया आरएसएस को बीच से। अब आप कह सकते हो कि भाई आरएसएस थी या नहीं थी, लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई देती है कि आरएसएस के वहाँ पे इंटरेस्ट हैं। आप देखते हैं मोदी जी के ज़माने से आरएसएस के लोग, आरएसएस के प्रचारक थे मोदी जी। प्रचारक का मतलब होता है एक फुल टाइम आदमी जो किसी संस्था के लिए काम करता है और कुछ नहीं करता है, और वो जहाँ कहती है संस्था वहाँ चला जाता है। तब जा रहे हैं
उसके बाद जा रहे हैं राम माधव का जाना, राम माधव का तुलसी गवाड़ की शादी में जाना, गिफ्ट लेके जाना, यानी एक पूरा का पूरा आरएसएस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है वहाँ पर पहुँचने की। और बाद में जब इसने अपने रिकॉर्ड बदल दिए पेपर वर्क में और ये कहा कि नहीं, आरएसएस की जो हायरिंग थी उसको हायरिंग पार्टी विवेक शर्मा बता के मामले को क्लोज कर दिया गया। यानी आरएसएस खुद लगातार इस तरह के संबंध बना रही है। इसके अलावा जर्मनी और ब्रिटेन में भी आरएसएस ने अपनी आउटरीच बढ़ाने की कोशिश की है। अब आते हैं मेडिसन स्क्वायर वाले इवेंट पे। जब आप इस पूरे बैकग्राउंड को समझ लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि मेडिसन स्क्वायर वाला इवेंट क्यों हो रहा है। मेडिसन स्क्वायर के पार्क में मोहन भागवत का 29 तारीख को जो इवेंट होने वाला है वो इवेंट भी इसी तरह के एक आउटरीच का हिस्सा है, अमेरिका के साथ संबंधों का तारतम्य बढ़ाने का हिस्सा है। और जब मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ आपको 10-15 उदाहरण और दिमाग में आए होंगे, लेकिन मैं सबका जिक्र करूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वो कमेंट में लिख दीजिएगा और बाकी लोग कमेंट में पढ़ें कि आरएसएस को लेकर, अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर क्या क्या चीज़ें आई हैं। अब हम चलते हैं कि किस तरह से ये इवेंट जब मोहन भागवत ने वहाँ पे किया तो मकसद क्या है, अमेरिका के साथ कुछ ही रकम्मा करना, प्यार बढ़ाना। बूबू आजकल बहुत आ रहा है, वो बच्चा छोटा सा बोलता है। बहरहाल तो इस पूरी चीज़ के बीच में प्यार क्या कहते हैं, वो जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब क्या है कि आरएसएस के खिलाफ कुछ चीज़ें बड़ी साफ होनी शुरू हो गई इस इवेंट के कारण। आरएसएस ने किया तो ये था कि वहाँ जाके संबंध बनाएंगे, मेडिसन स्क्वायर पे इवेंट होगा, बहुत सारे वहाँ जो इन्फ्लुएंशियल आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, जिन भूतड़ा साहब जिनका मैंने कल जिक्र किया था, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये सब लोग जो है आरएसएस की एक प्रेजेंस हो जाएगी अमेरिका में। लगेगा हाँ भाई इंडिया में कोई एक संगठन है वगैरह वगैरह, नाम रख दिया उसका। मार्केटिंग वही होती है ना, केसर का दम लिखा होता है गुटके के ऊपर कि एक बड़ी अच्छी संस्था है, ये है वो है, विश्व बंधुत्व की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, ये सब बेचेंगे। और हमेशा बेचा सामने यही जाता है, पीछे से गुटका निकलता है, ऊपर से केसर का दम लिखा होता है। खैर, तो अमेरिका जब वहाँ गई है तो अमेरिका गए हैं तो हुआ ये कि इनका मकसद था कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में खास तौर पे एक छवि बनेगी बहुत अच्छे संगठन की। लेकिन इसके साथ हुआ ये कि इनके जैसे ही ये सामने आए, इनका असली चेहरा लोगों ने सामने रखना शुरू कर दिया। लोगों की नज़र में जो असली चेहरा था, अब मोहन भागवत का 29 अगस्त का कार्यक्रम उल्टा पड़ गया है। हालत ये है कि अब आरएसएस के अमेरिका जाते ही वहाँ के जो लोग हैं, जो लोग आरएसएस की हरकतों के बारे में, आरएसएस के ऊपर लगे हुए आरोपों के बारे में, अल्पसंख्यकों के प्रति आरएसएस के व्यवहार के बारे में, मस्जिद के सामने जो जुलूस निकालते हो हनुमान जयंती का उसके बारे में, दंगों के बारे में, इखलाक की हत्या के मामले में बाकायदा मामला वापस लेने की फाइल कर देते हो, उस मामले में आप गुजरात वाला मामला, बलात्कारियों को जेल से जल्दी छोड़ा गया, उसके बाद में मिठाइयाँ बांटी गईं, इस तरह की जितनी हरकतें हैं उनके बारे में वहाँ पर वो लोग लिख रहे हैं। अब उन लोगों को लगा कि यहाँ पे भी आ रहा है तो बताना चाहिए, अच्छा मौका है आरएसएस के बारे में अमेरिका को बताने का। अब आरएसएस के लोग और आरएसएस के जो वहाँ पर डायस्पोरा के लोग हैं, एक छोटा सा हिस्सा हिंदुओं का, अमेरिका के सारे हिंदू नहीं, वो आरएसएस को प्रमोट कर रहे हैं, तो दूसरा हिस्सा उसको एक्सपोज कर रहा है। हालत ये है कि अब जोहरान ममदानी का तो बयान आपने पढ़ ही लिया होगा, आई डोंट सपोर्ट द रैली, और ये बताया गया कि इस विचारधारा जो है एक्सक्लूशनरी है, यानी ये सबको साथ लेके चलने वाली नहीं है, लोगों को एक्सक्लूड करने वाली है विकास की मुख्य धारा से। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी हो गई। वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार। अमेरिका में हिंदू फॉर ह्यूमन राइट और उसके सहयोगी संगठनों ने वहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। 29 तारीख तक रोज प्रदर्शन होंगे। हिंदू से नो टू द आरएसएस, ये उनका स्लोगन है। रैली फॉर अ सेकुलर इंटरफेथ इंडिया, ये कार्यक्रम वहाँ पर हो रहा है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर जहाँ प्रोग्राम होगा वहीं पे प्रदर्शन होने वाला है। यानी एक तरफ आरएसएस प्रमुख का कार्यक्रम होगा, दूसरी तरफ वहाँ नारे लग रहे होंगे, यानी जो भी वहाँ आएगा वो दोनों चीज़ें देखेगा। इसके साथ साथ अमेरिका का
मैंने आपको बताया था यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट 3 बार से आ रही है और वो पर्टिकुलर कंसर्न का देश मानते हुए भारत के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इसी चक्कर में। अब वो संगठन जो है, वो जो संस्था है, जो कमीशन है, कमीशन मतलब आयोग होता है, वो आयोग जो है वो कह रहा है कि अब आप, जब ये इवेंट हुआ है तो उसने दोबारा से मांग की, उसने ये कहा कि इनके ऊपर अब टारगेटेड सैंक्शंस लगाइए, आप आरएसएस के ऊपर सैंक्शंस लगाइए, और ये कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामलों में भारतीय अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन भागवत का वीज़ा रद्द करने पर भी सरकार विचार करे, ये मांग की गई है। अमेरिका में मौजूद है और सरकार का कमीशन वीज़ा रिवोकेशन की मांग कर रहा है। ये सिर्फ कुछ एक्टिविस्ट का विरोध नहीं है, बल्कि सरकार की एक संस्था है वो विरोध कर रही है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, ये सरकार का कमीशन है। जैसे कि भारत में कोई बात योजना या आयोग कह दे, या चुनाव आयोग कह दे, या जितने भी होते हैं वो कह दे, या मानवाधिकार आयोग कह दे, या महिला आयोग कह दे, ये उस तरह की मांग है। ये भारत सरकार की मांग नहीं है, पर एक आयोग का मांग उठाना भी बड़ी बात है, क्योंकि ये आयोग पूरी दुनिया के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पे नजर रखता है और वो कह रहा है कि इनका वीजा कैंसिल करो, इनके खिलाफ सैंक्शन लगाओ। तो ये मामला बड़ा बन जाता है। अब इसी के साथ साथ मोहन भागवत का आयोजन करने वाली जो संस्था है उसका नाम है अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग, अहेड उसका शॉर्ट में नाम है, उसका एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर ने उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। क्यों किया है किसी को नहीं पता, लेकिन ये पूरा जो एक्स का अकाउंट था, ये इस आयोजन की होस्टिंग और इसके प्रमोशन से जुड़ी हुई जानकारियां दे रहा था, प्रमोट कर रहा था। यानी आरएसएस के इस आयोजन से जुड़ी हुई जानकारी देने वाले कार्यक्रम, अगर अकाउंट को ट्विटर या एक्स जो भी कहें वो उसको सस्पेंड कर देता है तो ये बड़ी सीरियस बात है। इसका मतलब उसको एक गंभीर और जनता के हितों के विपरीत कार्यक्रम मान रहा है। और इसके साथ साथ सारा का सारा जो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का चैनल था वो एक तरह से देखा जाए तो बंद है। ये एक बड़ा झटका इस आयोजन को, भागवत साहब को, आरएसएस को अमेरिका में लग रहा है। ये चीज़ें जब आप एक कोने में कार्यक्रम करके चले जाते हो तो उतना प्रभाव पैदा नहीं कर पाते जितना वहाँ की जनता के बीच में ये प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको बताया था अमेरिका में हेट क्राइम के मामले लगातार घट रहे हैं, कम हुए हैं, पर हिंदू और सिखों के खिलाफ बढ़े हैं, क्योंकि भारतीयों के बारे में एक अलग से धारणा बनती जा रही है। भारतीयों को नौकरी खाने वाला समझा जाता है, दूसरी चीज़ें। कुल मिला के इसके साथ साथ एक चीज़ और हो गई है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जो इसका आयोजन कर रहा है उसने कार्यक्रम से पहले सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी है और लोगों से कहा है कि सतर्क रहें और सिविलिटी का ध्यान रखें, यानी वहाँ पर कोई उग्र घटना ना होने पाए। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ हमला होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उस जगह पे टेंशन रहने वाली है। और ये जो टेंशन और लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये हो सकता है इस आयोजन को की परमिशन को वापस ले जाए या दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये आयोजकों में से आवाज़ आ रही है कि यहाँ पे हिंसा हो सकती है। और इस बीच में जब ये सब हो रहा है ना, इसी बीच में संयुक्त राष्ट्र से भी एक हमला होता है। संयुक्त राष्ट्र की जो कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी वहाँ पे एक संयुक्त राष्ट्र की एक समिति है जो नस्ली भेदभाव के खिलाफ काम करती है, उसने भारत के बारे में पूरी समीक्षा की है और कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस जारी किए हैं, यानी अंतिम निष्कर्ष उन्होंने भारत के बारे में अपना जारी किया। संयुक्त राष्ट्र की कमेटी ने भारत में एथनिक और ईथो रिलीजियस ग्रुप, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट, खासकर दलित और नॉन सिटीजन से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्टें आई हैं उसके पास में, उस पर उसने चिंता जताई है। यानी यहाँ पर अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, दलितों, इन सब के ऊपर, और जो नॉन सिटीजन है यानी रोहिंग्याज हैं या दूसरे लोग जो बाहर से आके यहाँ पे शरण लिए हुए हैं, उनके साथ मानवाधिकार उल्लंघन
उनका ह्यूमन राइट वायलेशन की बातें उठी हैं। इसमें हेट स्पीच यानी धर्म के आधार पर नफरती भाषण, हमारे यहाँ तो आप पता ही है कैसे कैसे हुए हैं। वो एक साहब तो अब आजकल मोदी जी के पीछे पड़ गए, उनको ये नहीं करने दिया जा रहा है तो। और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुड़े मुद्दे भी उठाए गए इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में एक और बात है, वो बहुत ही खतरनाक है। जो हमारे यहाँ SIR की प्रक्रिया हो रही है उसको लेकर भी सिफारिशें की हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो एथनिक रिलीजियस माइनॉरिटी हैं उनको चुनाव में भाग लेने से रोका जा रहा है, और ये कहा गया है कि उनकी रक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए, और जो अनियमितताएं रिपोर्ट हुई हैं उनकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र जांच का मतलब हो गया कि स्वतंत्र मतलब सरकार का इन्फ्लुएंस ना रहे। RSS के अमेरिकी दौरे के दौरान भारत के माइनॉरिटी राइट रिकॉर्ड का भी एक अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्था से इस तरह से टिप्पणी आना, यानी जब भारत की संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आ रही है उसी टाइम पे, और भारत में मानव कैसे अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, तो ये भी एक संदेश अमेरिका में जा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने इससे कहा है कि ये जो संस्था है ये बायस्ड है और इंटॉलरेंट है, माइनॉरिटीज़ के लिए हम इंटॉलरेंट नहीं है। ये कुल आप ऐसे समझिए ना कि ये मोदी स्टाइल है, मोदी सरकार का स्टाइल है। ये अरबन नक्सल है तो ये मेरे खिलाफ गाली देगा ही देगा, ये कांग्रेसी है, ये खिलाफ, ये वामी है, गाली देगा ही देगा। और एक टर्म बना दी जो किसी में ना बोले, मोदी विरोधी है। मतलब अब वो कुछ भी कहेगा ना, वो भले ही कहे कि देखो भाई चोरी लेके जा रहा है, चोरी कर रहा है, ये देखो तुम्हारे सामने लोटा उठाया, बोले नहीं ये तो विरोधी है, इसकी बात मत सुनो। तो अब जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग हैं उनके बारे में भी ये सरकार ने कह दिया है। अब सरकार ने कह दिया है तो निश्चित ही सही कहा होगा, लेकिन हम भारत में रहते हैं, हमको भी बहुत सारी बातें पता हैं। कुल मिला के इन चीज़ों को अगर आप देखें, SIR को लेकर जो बंगाल का डेटा आया वो तो बहुत आंखें खोलने वाला है, सबको जानकारी होना चाहिए, यहाँ जोड़ना ज़रूरी है, और ये सब भी रिपोर्ट होता है। SIR होने के बाद अब एक RTI डली है, उसमें पता चला कि SIR होने के बाद जिन मतदाताओं को वोट डालने से अयोग्य माना गया उनकी संख्या 27,28,500 बताई गई। इनके खिलाफ अपील की प्रक्रिया हुई, उसमें 38,10,000 के करीब अपील गई हैं। इनमें से अभी तक 82,000 मामलों का निपटारा हो गया है, यानी केवल 2% का, और बाकी की 37 लाख की अपील अभी भी लंबित है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो मामले निपटाए गए हैं उनमें करीब करीब 91% लोग वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाए गए थे, उनका नाम दोबारा शामिल कर लिया गया है। अगर आप 51% के सैंपल को लें तो 91%, 91%, तो ये 91% जो वोटर हैं, चुनाव से पहले इनको वोटर लिस्ट से हटाया गया, बाद में ये गए और इनको वापस छोड़ दिया गया। जब ये होगा, और उसमें यह भी था कि बंगाल में टारगेटेड हिंसा हुई है अल्पसंख्यकों, ये भी रिपोर्ट में लिखा गया है। तो ये सब चीज़ें जब आ रही हैं, ऐसे समय पे आ रही हैं, तो आप ये बताइए मुझे, जो मैंने शुरू में कहा था, चौबे जी गए हैं छब्बे बनने के लिए, आप गए हो अमेरिका में अपनी इमेज बढ़िया बनाने के लिए, और जब अमेरिका में आप इमेज अपनी अच्छी बनाने के लिए गए हो, ऐसे में आपकी सारी की सारी पुरानी हिस्ट्री शीट खुल के आ जाए। मतलब ऐसे समझ लो, नेताजी गए चुनाव लड़ने, नमस्कार मैं आपकी सेवा करूंगा, वोट दीजिए, बाद में कोई नीचे से निकाल के ला, ये तो चेन खींचा करता था, ये आदमी तो टिकट ब्लैक किया करता था, ये तो लड़कियां छेड़ता था, सब निकल के आ जाए मामला लोगों से, तू कैसे वोट मांग रहा है। तो उस तरह से ये RSS के 100 साल के मौके पर ये अमेरिका में जो सहलाने का मूड था, अमेरिका को खुश करने का मूड था, अमेरिका के अंदर अपने संबंध अच्छे बनाने, अपनी छवि अच्छी बनाने, इस सब की जो कोशिश थी उसमें पानी फिर गया है, क्योंकि अतीत सामने आके खड़ा हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।